Good morning, class. In the last class we have discussed about impulse of a force. मैंने आपको impulse of a force के बारे में बताया था, जिसे बोलते हैं बल का आवेग. तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं. We have discussed that if a force is acting on a body for a very short duration, अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर बहुत ही कम टाइम के लिए एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, यानी कि आवेगीय बल. अब इम्पल्स ऑफ अ फोर्स होता क्या है? फोर्स और जितने टाइम के लिए वो फोर्स उस बॉडी पे एक्ट कर रहा है उसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स ऑफ अ फोर्स. मीन्स बल का आवेग इज इक्वल टू बल इनटू समय. ठीक है, किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स जितने टाइम के लिए एक्ट कर रहा है तो अगर हम फोर्स को उस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इम्पल्स ऑफ अ फोर्स. ओके, अब सबसे पहले आप लोग इम्पल्स ऑफ फोर्स का सिस्टमैटिक जो फॉर्मूला है और यूनिट्स है वो आप देख लीजिए. उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पल्स ऑफ अ फोर्स के कुछ एग्जाम्पल. सो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स या बल का आवेग क्या होता है? द इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स. यानी कि किसी बॉडी पर लगने वाला बल का आवेग हम उसको डिफाइन करते हैं एक फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट से. यानी कि इफ F फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर द टाइम T, अगर F फोर्स किसी बॉडी पर, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, अगर F फोर्स किसी बॉडी पर T टाइम के लिए एक्ट कर रहा है. देखिए, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स बताते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम समय के लिए लग रहा है. ठीक है, तो माना फोर्स F किसी बॉडी पे टाइम T के लिए लग रहा है तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उस फोर्स के इम्पल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स. यानी फोर्स जितने भी टाइम के लिए लग रहा है, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को यानी गुणनफल को हम किससे डिफाइन करते हैं? इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, यानी कि बल का आवेग. तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? इम्पल्स I इज इक्वल टू F इंटू T. ओके, इम्पल्स I इज इक्वल टू F इंटू T विल बी द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स. अब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम. तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन था? F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T. तो यहां से डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F इंटू T, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू T. तो ये F इंटू T की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P. सो इम्पल्स I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. यहाँ हम इसको इम्पल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इम्पल्स can be defined as the change in momentum of the body. अब इम्पल्स की यूनिट क्या होती है? I इज इक्वल टू F इंटू T. यानी कि फोर्स की यूनिट है न्यूटन और टाइम की यूनिट है सेकेंड. सो इम्पल्स की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड. ओके, तो अगर कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, राइट द डेफिनेशन ऑफ इट, तो आप लिखेंगे इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and the time for which it acts on a body. Okay, and the unit is Newton second. ये जो फॉर्मूला है F इंटू T या I इज इक्वल टू डेल्टा P, दोनों ही फॉर्मूले हैं. अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पता है तो वही इम्पल्स हो जाएगा. अगर आपको फोर्स और कितने टाइम के लिए लग रहा है ये पता है तो भी आप इम्पल्स निकाल लेंगे. ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे. ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं. तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम और इम्पल्स ऑफ अ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड.
ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर कोई इंसान किसी ऊंचाई से गिरे, मान लीजिए ऊंचाई से गिरे, अगर वो सीधे एक हार्ड सरफेस पे यानी ग्राउंड पे आके गिरे, या दूसरा केस हो कि ग्राउंड पे एक गद्दा बिछा है, कोई सॉफ्ट स्पंज रखा है और वो उस स्पंज के ऊपर गिरे, तो एक इंसान किसी हाइट से सीधे ग्राउंड पे गिर रहा है और एक इंसान हाइट से उस गद्दे पे गिर रहा है या उस स्पंज के ऊपर गिर रहा है, तो आप ये बताइए कि किस इंसान को ज़्यादा चोट लगेगी। कॉमन सी चीज़ है कि जो इंसान गद्दे पे गिर रहा है उसे कम चोट लगेगी और जो इंसान हार्ड सरफेस पे सीधे ग्राउंड पे गिर रहा है उसे ज़्यादा चोट लगेगी। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? इसका आंसर हम इम्पल्स ऑफ अ फोर्स से के टर्म्स में देंगे। देखिए, जब आप सीधे आकर ग्राउंड पे गिर गए, ठीक है, जब कोई भी इंसान सीधे आकर ग्राउंड पे गिरा तो क्या हुआ, फोर्स का जो ड्यूरेशन था, जो टाइम था, वो ज़्यादा हो गया। इफ वी कंपेयर इट टू दैट पर्सन हु इज फॉलिंग ऑन अ स्पंज, अगर कोई इंसान किसी स्पंज के ऊपर गिर रहा है या किसी गद्दे के ऊपर गिर रहा है तो उस गद्दे की कुछ हाइट होगी ग्राउंड से, तो अब ये इंसान यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट यहीं से आकर यहाँ पर गिरा तो इसने क्या किया, जो टाइम था ये जल्दी ग्राउंड पे पहुँच गया, ठीक है, इसके लिए टाइम क्या हुआ, कम लगा। लेकिन अगर कोई इंसान इसी हाइट से आकर गद्दे ही पे ना बिल्कुल ग्राउंड पे गिरे तो अब ये इसके नीचे चला जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। यानी वो इंसान जो सीधे ग्राउंड पे गिर रहा है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है रीच करने में नीचे तक, और जो इंसान स्पंज पे गिर रहा है वो कम टाइम ले रहा है इसके ऊपर रीच करने पे। तो क्योंकि फोर्स कम टाइम के लिए एक्ट कर रहा है इसलिए जो स्पंज पे गिर रहा है उसको कम चोट लग रही है और जो ग्राउंड पे गिर रहा है उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा देर तक एक्ट कर रहा है इसलिए उसको ज़्यादा चोट लग रही है। ठीक है, तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स से हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का लास्ट लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्कस किया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म तरीके से चल रहा है तो वो चलता रहेगा या रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। न्यूटन इन सेकेंड लॉ वाज व्हाट डज न्यूटन सेड, न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसमें मोशन प्रोड्यूस्ड होता है। मोशन प्रोड्यूस्ड होने की वजह से उसमें जो मोमेंटम होता है वो बदलता है, उसमें चेंज आता है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, यानी जो फोर्स उसके ऊपर लगता है उसके प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। और सेकेंड लॉ से हमें एक फॉर्मूला मिला था फोर्स का, मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा और ये बहुत फेमस लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये लॉ क्या है? न्यूटन इन थर्ड लॉ सेड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। कैसे? देखिए, जब हम चलते हैं व्हेन वी वॉक, तो जब हम चलते हैं हम हाथ आगे ले जाते हैं, हमारा हाथ अपने आप पीछे आता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जब हम स्विमिंग करते हैं, तो जब हम स्विम करते हैं तो हम पानी को अपने हाथ से आगे ऐसे इस तरीके से फ्लोट करते हैं, तो पानी को ऐसे पीछे धकेलते हैं। तो पानी जो होता है, जो वाटर होता है, इट पुशेस अस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाइल स्विमिंग वी push the water in backward direction, and the water in turn pushes us in forward direction and we move, और हम आगे बढ़ते हैं। तो
स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब गन से फायरिंग होती है, तो गन से जब बंदूक निकलती है तो गन उसी स्पीड से पीछे की ओर जाती है। बंदूक की गोली, द बुलेट कमिंग आउट ऑफ द गन, व्हेन कम्स आउट ऑफ द बुलेट, it exerts same force on the gun. The gun exerts force on the bullet. गन किसके ऊपर फोर्स लगाती है? बुलेट के ऊपर, जिसकी वजह से बुलेट क्या होती है? गन से बाहर निकल जाती है। लेकिन बुलेट जाते जाते वही फोर्स गन के ऊपर भी लगाती है, इसीलिए जब गन से कोई गोली चलती है तो गन पीछे की तरफ रिक्वाइल होती है, जिसे बोलते हैं रिक्वाइल ऑफ द गन। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जंपिंग। वाइल जंपिंग, जब हम जंप करते हैं तो हम क्या करते हैं? सीधे हवा में तो उड़ नहीं जाते हैं, पहले हम फोर्स लगाते हैं ऑन द ग्राउंड। फर्स्ट वी एक्सर्ट फोर्स ऑन द ग्राउंड। तो जब हम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड भी क्या करता है? हम पर इक्वल और अपोजिट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? हवा में फ्लाई करते हैं। सो वाइल जंपिंग, when a person exerts force on a ground, the ground also exerts same and equal amount of force in opposite direction to that person, so that he goes in air and pushed up. ठीक है? Then he exert force on the ground, again ground exert same force on him and he again pushed up. ठीक है? तो while jumping is an example of action and reaction. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाइल डिबोटिंग फ्रॉम दी बोट। अगर आप किसी नाव से उतर रहे हैं ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर के किनारे, नदी के किनारे, तो आप देखेंगे कि जब हम किस नाव से उतरते हैं या आप किसी और को उतरते हुए ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है? जब इंसान नाव से उतरता है तो नाव थोड़ा पीछे की ओर जाती है, पीछे की तरफ जाती है। इसीलिए वो जो नाव वाले लोग होते हैं वो क्या उसको बांध के रखते हैं, उसको ऑलरेडी एक रस्सी से ऐसे करके उसको बांध देते हैं, क्योंकि अगर वो ना बांधे तो जब इंसान नाव से उतरेगा तो नाव पीछे तैर के चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? When we get out from the boat, we exert force on the boat in the backward direction. बोट से उतरने के लिए हम बोट के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से बोट पीछे चली जाती है। लेकिन बोट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हमारे ऊपर लगाती है आगे के डायरेक्शन में, और उसी फोर्स की वजह से हम क्या होते हैं? आगे की तरफ, यानी कि बैंक पे, किनारे पे पहुंच जाते हैं। तो उतरने के लिए हमें नाव के ऊपर फोर्स लगाना होता है पीछे की तरफ, तभी नाव हम पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है। तो जो पीछे की तरफ हमने फोर्स नाव पे लगाया वो क्या हो गया? एक्शन। और जो नाव ने हमारी तरफ आगे, हमारी ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाया वो हो गया रिएक्शन। ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं लेकिन इनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। तो न्यूटन ने जो थर्ड लॉ में एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और ये लॉ यही कहता है कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब कोई एक्शन होता है तो उसी के बराबर एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी होता है। अब आप देखिए, अगर इसको मैं जंपिंग कराऊं, अगर हम बॉल को जंपिंग कराते हैं तो हम क्या करते हैं? नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो जब हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड क्या करता है? ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और इसीलिए बॉल क्या होती है? ऊपर की साइड में आती है। ठीक है? तो जब हम बॉल पे ऐसे नीचे की फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड उस पर ऊपर की तरफ लगाता है, फिर हम नीचे की तरफ मारते हैं, फिर ग्राउंड ऊपर की तरफ मारता है। तो जो फोर्स हमने ग्राउंड पे लगाया वो क्या हो गया? एक्शन। और जो ग्राउंड ने बॉल पे रिवर्स में लगाया वो क्या हो गया? रिएक्शन। क्योंकि ये तो बॉल नहीं है, ये एक रबर है, इसलिए ये जंप नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप बॉल से ऐसे ऐसे करते हैं तो वो जंप इसीलिए करता है क्योंकि वो ग्राउंड उस पर रिएक्शन लगाता है। और बॉल अपने आप जंप तो करने नहीं लगता है, हमें क्या करना पड़ता है? उसको ग्राउंड की तरफ नीचे पुश करना पड़ता है। सो वी डू एक्शन एंड द ग्राउंड डू रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन and reaction. Once the chapter will be completed, I will provide the second PDF of the notes of chapter 2. Hopefully that you people are completing notes of chapter 1 and chapter 2 part 1 whatever I have sent. पहले आप उतना कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर 2 जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी फिर आपको सेकेंड PDF भेजूंगी इसका, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। That is all for today. Everyone be safe, study well, have a nice day.